ये आकाशवाणी धारवाड़ गुलबर्गा है। समाज फरमाइए सामाइन हमारा उर्दू प्रोग्राम शिराज आए गुल। सुनने वाले सामाइन की खिदमत में फातिमा मोमिन का आदाब। सामाइन, आज के इस प्रोग्राम में हम आपके लिए लाए हैं तहरीर और मिखाला। तो चलिए सामाइन, प्रोग्राम का आगाज करते हैं। सामाइन, जिंदगी खुदा ताला का दिया सबसे अनमोल तोहफा है। जिंदगी के नशेब फराज से कौन वाकिफ नहीं। कितनी ही मुश्किलें क्यों न आ जाएं, जिंदगी जीने का सलीका और हौसला चाहिए। इंसान कई मर्तबा हालात की चपेट में आकर हिम्मत हार देता है और बुरी आदतें इसे और भी बदशक्ल बना देती हैं। आइए सामाइन, समाअत फरमाते हैं एक ऐसी कहानी जिसका उन्वान है आपा, और इस कहानी को लिखकर पेश फरमा रहे हैं मोहतरम जनाब इमरान यादगिरी साहब। आइए समाअत फरमाते हैं इनकी कहानी आपा। जुमा का दिन था। मैं काम के सिलसिले में दूसरे शहर गया हुआ था। मस्जिद से अजान की आवाज़ सुनकर मैं जुमा की नमाज अदा करने के लिए मस्जिद जा पहुंचा। सुकून से नमाज अदा करने के बाद मैं मस्जिद से बाहर निकल रहा था कि अचानक मेरी नज़र एक फटे पुराने बुरखे में खड़ी एक औरत पर पड़ी। ऐसा लग रहा था कि मैं इस औरत को जानता हूँ। फिर भी मैं वक्त की नज़ाकत को देखते हुए आगे बढ़ा, मगर जब इस औरत ने मुझे आवाज़ दी तो मैं चौंक गया। बाद में पता चला कि वो शाहीन आपा थी, मेरी पड़ोसी। ये देखते ही मैं दंग रह गया और अपनी जिंदगी के 2 साल पीछे चला गया, क्योंकि 2 साल पहले इनकी शादी एक ऑटो ड्राइवर सलीम से हुई थी। तब इनकी उम्र 18 या 20 साल होगी। तालीमी जिंदगी में बहुत ज़हीन, दिखने में खूबसूरत, हमेशा मुस्कुराता चेहरा, इनकी खुश मिजाजी से ख़वातीन लुत्फ़ अंदोज़ होते थे। हमारे घर भी इनका आना रहता था। इनकी 3 बहनें थीं, भाई नहीं थे, इसलिए मुझे हमेशा अपना भाई कहते। माली तौर से कमज़ोर थीं। माँ रज़िया गली में अमीर लोगों के यहाँ बर्तन और कपड़े धोती थीं। इनमें से एक हमारा घर भी था। घरों के कामकाज निपटाकर इन्हीं के घर खाना खा लेती थी। रमज़ान के महीने में अक्सर लोग इनके बच्चों के लिए कपड़े सिलवा देते और कुछ रकम देकर इमदाद करते। यूँ तो रज़िया खाला एक तरह से खुद कफील थे, मगर बच्चों के मुस्तकबिल की सोच से हमेशा परेशान रहते। करती भी क्या, शौहर का इंतकाल 5 साल पहले ही हो चुका था। इनके इंतकाल के बाद रिश्तेदार भी दूर हो गए थे। बस अब जो भी थे, गली के लोग जो उनकी इज्जत किया करते थे और वक्त ज़रूरत पर हर तरह से मदद करते। आमदनी का कोई दूसरा जरिया नहीं था। सिर्फ घरों के कामकाज से जो उजरत मिलती, इससे इज्जत की जिंदगी गुजार रही थी। सभी बच्चों को अच्छी तरबियत में रखा था, इसीलिए गली के लोग इन बच्चों से मोहब्बत किया करते थे। शाहीन आपा इन सब में खास थीं। गली के लोगों ने मिलकर इनकी शादी का इंतजाम किया था। खाते पीते घर में ब्याही गई थी, मगर आज तो वो बिल्कुल ही मुख्तलिफ नजर आ रही थी। चेहरे पर दाग, धब्बे, मटियाला रंग, परेशान आंखें और चेहरे पर जमाने की शिद्दतों के निशान नुमाया थे। मैं इनके करीब गया। शाहीन आपा आप? मैंने पूछा। वो खामोश रहे। फिर से पूछा, शाहीन आपा आप और यहाँ? वो रो पड़ी और ससकती आवाज में कहने लगी, तुम जानते तो हो, मेरे शौहर ऑटो ड्राइवर अच्छी खासी कमाई कर लेते थे। मैं भी घर के खर्च में से कुछ पैसे बचाकर जमा करती थी। घर में सास मेहरुन्निसा के अलावा कोई नहीं है। अकेले बैठे बैठे मैं थक जाती थी, इसलिए पैसे जोड़कर मैंने एक सिलाई की मशीन खरीद ली। खाली औकात में अड़ोस पड़ोस के कपड़े सी लिया करती थी। मेरा दिल चाहता था कि अपने घर को खूब सजाऊं, इसलिए मेहनत से एक एक पैसा जोड़कर घर के लिए चीजें ले आती और छोटी छोटी खुशियों में मस्त रहती। मगर अफसोस, मेरी ये खुशियाँ ज्यादा दिन न रहीं। न जाने किसकी नजर लगी, मेरा बसा बसाया घर धीरे धीरे बर्बादी की तरफ चल पड़ा। मेरे शौहर अच्छे थे, मगर इनके साथी ड्राइवरों के साथ साथ इनको भी
बीड़ी पीने की आदत पड़ गई। बकौल इनके बीड़ी के पहले कशके लेते ही सारी थकान धुएं के साथ उड़ जाती थी और जिस्म हल्का फुल्का महसूस होने लगता था। आहिस्ता आहिस्ता गांजे की लत पड़ी। मैं 1000 बार कहती ये आदत छोड़ दो, वो हमेशा मेरी बात को काट देते और कहते मैं एक लिमिट में नशा करता हूँ, मुझे तुम रोज यूं लेक्चर मत दो। ये नशे की आदत बढ़ती गई। फिर इन्होंने हद पार कर दी और शराब पीना शुरू किया। अब तो वो झूलते घर आते। एक दिन वो भूख के मारे जल्द ही घर खाने के लिए आ गए। जिस तरह सूखी लकड़ी जल्दी से जल जाती है, इसी तरह भूख से बावला इंसान जरा जरा सी बात पर चिढ़ जाता है। मैंने जल्दी से खाना दस्तरखान पर लगाया और सामने बैठ गई। इन्होंने पूछा, सालन कुछ नहीं बनाया? मैंने कहा, आपके दिए हुए पैसों में मुश्किल से दाल चावल बना रही हूँ, ऐसे में सालन कहाँ से बनाऊं? हफ्ते में एक बार सालन बनाना भी अब दुश्वार हो रहा है। गुस्से से वो बोले, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे तुम्हारी माँ तुम्हें हर खाने में 2 तरह के सालन बनाकर खिलाती थी। मुझे भी गुस्सा आया। मैंने कहा, वहाँ का नाम ना लेना। औरत गालियाँ सह सकती है, मार खा सकती है, मगर अपनी माँ की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये बात वो बर्दाश्त ना कर सके और खाना छोड़कर चले गए। फिर क्या था, सीधे शराब के अड्डे पर गए। पेट खाली था, खूब शराब पी और नशे में रिक्शा चला रहे थे कि हादसा हो गया। शुक्र है जानी नुकसान नहीं हुआ, मगर रिक्शे की मरम्मत ने कर्जदार बना दिया। खर्च के टेंशन से ज्यादा पीने लगे। शराब ने इन्हें कहीं का ना छोड़ा। रात में घर झूमते आते और सो जाते। मैं इस दिन को हमेशा कोसती थी जिस दिन मेरी शादी सलीम से हुई थी, जिस दिन ये मुझे देखने के लिए आए थे। बड़े सीधे साधे थे। घर में एक माँ के अलावा कोई भी ना था। ये देखते हुए मेरी माँ और गली के बुजुर्गों ने मेरी शादी के लिए हाँ कर दी। मैं इस वक्त सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी जिंदगी इस तरह करवट लेगी। इतना होने के बावजूद भी मैं सब्र करती, हिम्मत जुटाती। मेरी गोद खाली थी। मेरी सास बड़ी उम्मीद से मुझे दरगाह पर ले जाती, चादर चढ़ाती और दुआ करती कि रब मेरे बहू की गोद भर दे। एक मर्तबा हम दरगाह पर गए। मेरी सास दरगाह के खादिम के हाथों मजार पर चादर चढ़ा रही थी। खादिम ने पूछा, खाला जान, आप किस लिए चादर चढ़ा रही हैं? जिंदगी के सारे सुख चैन छीन लिए। हालात बिगड़ते गए। रफ्ता रफ्ता वो घर के सामान बेचने लगे। यहाँ तक कि मेरी सिलाई की मशीन भी बिक गई। मेरा जीना दुश्वार हो गया। मायके भी किस मुंह से जाती? मैं खुद जानती थी कि वहाँ के हालात भी सही नहीं। और छोटी 3 बहनें भी थी। इनकी जिम्मेदारी भी मेरी माँ पर थी। बूढ़ी सास क्या करती? शौहर अपनी जिम्मेदारियों से किनारा कशी कर रहे थे। मैं कितने दिन सब्र करती। अब तो खाने को भी मोहताज हो गए थे। तब मैं पड़ोसियों के बर्तन धोने लगी। 50-100 रुपये कहाँ तक साथ देते? घर भी खर्च के बोझ तले चला गया। अच्छा खासा घर नशे के हाथों बर्बाद हो गया। जवान शौहर हड्डियों का ढांचा बन गया। अब वो बेशरम भीख मांगता है। इससे शराब खरीद कर ख्याली जन्नत में गुम हो जाता है। मेरी सास बीमार है। इनकी तकलीफ ने मुझे आज पहली बार मस्जिद की कहने लगे, आइए साले साहब, बहुत रोज के बाद आना हुआ, खैरियत तो है? मैंने कहा, हाँ सलीम साहब, अल्लाह का करम है। ऑफिस के काम से आया हुआ था, सोचा आपा से मिलता चलूं। सलीम ने आपा से कहा, देखो तुम्हारे भाई आए हैं, कुछ नाश्ता दो। मैंने कहा, नहीं, मैं नाश्ता करके आया हूँ। आपा बोली, चाय तो लीजिए। बस आपा ने चाय की प्याली लाकर थमा दी। हम दोनों चाय की चुस्की लेने लगे। मैंने कहा,
सलीम साहब, रिक्शा नजर नहीं आ रहा। वो परेशान हो उठे, कहने लगे गैराज में है, परसों इसका छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था, इसलिए मरम्मत के लिए वहीं छोड़ा है। میں نے کہا چلیے سلیم میاں باہر چلتے ہیں۔ وہ بڑی خوشی سے میرے ساتھ باہر آئے۔ راستے میں ہم بات کرتے چل رہے تھے۔ اس دوران میں نے انہیں نصیحتاً کچھ باتیں کہیں اور باتوں باتوں میں ہم میرے ہیڈ آفس پہنچ گئے۔ وہاں کے افسر سے میں نے کہا صاحب آپ جو کینڈیڈیٹ کو چاہتے تھے میں ویسے ہی ایک آدمی کو لایا ہوں، یہ میری بہن کے شوہر ہیں۔ اتنا کہنا تھا کہ سلیم کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ وہ حسرت بھری نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگا۔ اتنے میں افسر نے کہا ارے بھائی آپ نے تو کمال کر دیا، میں کب سے ایک اٹینڈر کی تلاش میں تھا، کل میں نے آپ سے کہا اور آج آپ نے حاضر کر دیا۔ میں نے کہا سر آپ انہیں کام سمجھا دیجئے، ایک کام کل سے شروع کریں گے، اور پھر میں چلتا بنا۔ چند دنوں بعد پتا چلا کہ سلیم اسی دفتر میں کام کر رہے ہیں اور سب کا عزیز بن گئے ہیں۔ اب وہ بہت بدل گئے ہیں، بیوی اور ماں کی بھی بہت پرواہ کرتے ہیں۔ سب سے کہتے رہتے ہیں کہ شراب کی لت بہت بری ہے، اس سے انسان حیوان بن جاتا ہے۔ ایک انسان جو پرایا ہو کر بھی میری ہمدردی اور میرے کام میں آیا تو اس وجہ سے میں خود سے شرمایا۔ آپا مجھے بہت دعائیں دیتی ہیں، صبح کا بولا اگر شام کو گھر واپس آئے تو اسے بھولا نہیں کہتے۔ زندگی خود کو برتنے کی ادا جانتی ہے، زندگی خود کو برتنے کی ادا جانتی ہے، زندگی اصل میں کیا ہے یہ فضا جانتی ہے۔ سامعین محترم، اب تک آپ سماعت فرما رہے تھے کہانی آپا، اور اس کو پیش فرما رہے تھے محترم جناب عمران یادگیری صاحب۔ اس کے ساتھ ہی سامعین ہمارا آج کا پروگرام ختم ہوا جاتا ہے۔ اجازت دیجیے اپنی میزبان فاطمہ مومن خان کو، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے آداب، شب بخیر۔ ಆಕಾಶವಾಣಿ ಧಾರವಾಡ